आखिर एक औरत ही क्यों कभी माता पिता के लिए तो कभी पति बच्चों के लिए एडजस्ट करती रहे। उषा के साथ भी यही होता आ रहा था। एक दिन उषा ने खुद को बदलने का फैसला कर लिया। किचन में चाय बनाती हुई उषा की फटी कुर्ती से झांकती उसकी बात देख रवि को याद आया कि उसने उससे कुछ पैसे मांगे थे अपने वास्ते कपड़े खरीदने के लिए, और रवि ने कहा था कि हाँ ठीक है ले लेना, मगर वह भूल गया। काम की व्यस्तता के कारण उसे याद ही नहीं रहा और उषा यह सोचकर चुप लगा गई कि शायद अभी रवि के पास पैसे नहीं होंगे। कोई बात नहीं, अगले महीने ले लेगी। लेकिन रवि को तो अगले महीने भी याद नहीं रहा कि उषा को पैसे देने हैं। उषा ने भी फिर पैसे इसलिए नहीं मांगे कि जब होगा खुद ही दे देगा। ओह, एक गहरी सांस लेते हुए रवि खुद में ही बुदबुदाया, आमदनी अठन्नी और खर्च रुपया। यहाँ कमाई से ज़्यादा तो खर्चे हैं घर के। तनख्वाह आते ही ऐसे उड़ जाती है जैसे पतंग। चलो आज बैंक से थोड़े पैसे निकाल कर उषा को दे दूँगा। सोच में मग्न रवि को यह भी ध्यान नहीं रहा कि उषा चाय रख कर गई है। चाय ठंडी हो रही है, पी लो। उषा ने टोका तो रवि अचकचा कर इधर उधर देखने लगा। पता है ना, अगले महीने से अमन बेटे की बोर्ड की परीक्षा शुरू होने वाली है। लेकिन तुम चिंता मत करो, उसकी तैयारी अच्छी चल रही है। अच्छा, मैं नाश्ता तैयार कर देती हूँ, तब तक तुम स्नान कर लो, बोलकर उषा जाने ही लगी कि उसे एक ज़रूरी बात याद आ गया और पलट कर फिर बोली, अरे सुनो, माँ जी की दवा ख़त्म हो गई है, ऑफिस से आते वक्त लेते आना। अच्छा तुम रहने देना, मुझे आज बाज़ार जाना ही है तो मैं ही ले आऊँगी। हाँ तुम ही ले आना दवा, क्योंकि हो सकता है कि आज मुझे ऑफिस से आने में देर हो जाए। अपनी चाय खत्म करते हुए रवि बोला और सोचने लगा कि उसे अपने लिए तो कभी समय ही नहीं मिल पाता है। सुबह खा पी कर जल्दी ऑफिस भागो और रात को थके हारे घर पहुंचो, खाओ और सो जाओ। ज़िंदगी तो जैसे मशीन बनकर रह गई है। वैसे आज तो ऑफिस में उतना ज़्यादा काम नहीं है, लेकिन मुझे तो आज अपनी कलीग दिशा के बेटे के जन्मदिन पर जाना है, इसलिए घर आने में लेट तो हो ही जाएगा। लेकिन यह बात मैंने उषा को इसलिए नहीं बताई कि बेकार में 1000 सवाल करेगी और कहेगी खुद तो मज़े करते हो और मुझे कहीं लेकर नहीं जाते। यह लो, अब मुंगेरी लाल की तरह क्या सोचने लगे? यही सोच रहे हो ना कि तुम अपनी बीवी को समय नहीं दे पाते। उषा हंसी इसलिए कहती हूँ 2-4 दिन की छुट्टी लेकर कहीं घूमने चलते हैं, लेकिन तुम्हें तो अपने काम से ही फुर्सत नहीं मिलती। जब देखो काम 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 की रट लगाए रहते हो। उषा की बात पर रवि ने उसे गौर से देखा और सोचने लगा कि यहाँ तो सबको अपनी पड़ी है। माँ अलग तीर्थ यात्रा की रट लगाए बैठी हैं, अमन को जब देखो पैसे चाहिए होते हैं, और उषा को उससे हरदम यही शिकायत रहती है कि वह उसे कहीं घुमाने लेकर नहीं जाता। तो क्या घूमने फिरने में पैसे खर्च नहीं होते? कहाँ से आएंगे पैसे? लेकिन इसे यह बात कहाँ समझ में आती है। अपने मन में सोच रवि तिलमिला उठा। बोलो ना, क्या सोच रहे हो? उषा ने रवि को धीरे से धक्का देते हुए पूछा। नहीं, सोच नहीं रहा हूँ, बल्कि देख रहा हूँ कि न तो घर में बीवी खुश है और न ऑफिस में बॉस। मैं ही पागल हूँ जो पूरे दिन पागलों की तरह मेहनत करता रहता हूँ। मुंह बनाते हुए बोलकर रवि बाथरूम में घुस गया। उधर उषा सोचने लगी कि ये रवि भी अजीब ही इंसान है, ज़रा मजाक भी करो तो गुस्सा हो जाते हैं। खैर वह भी कुछ न बोलकर किचन में चली गई। वैसे उषा भी समझती थी कि रवि अपनी जगह सही है, आखिर पूरा दिन परिवार के लिए ही तो खटते रहते हैं। ज़िंदगी में इंसान को थोड़ा बहुत एडजस्ट करना आना चाहिए। रवि को भी इस बात का बुरा लगा कि उसने उषा से गलत तरीके से बात की, लेकिन
वह भी क्या करे, क्या उसका मन नहीं करता अपने परिवार के साथ समय बिताने का। उषा ने उससे कहा था इस संडे वह उसके साथ बाजार चलेगी अपने लिए कुछ कपड़े खरीदने, लेकिन इस संडे भी उसे ऑफिस जाना पड़ गया। तो क्या करे वह। उषा नाश्ता बन गया तो दो भाई, वरना रहने दो, मैं बाहर ही कुछ खा लूँगा। अपनी शर्ट के बटन लगाते हुए रवि बोला तो उषा झट से नाश्ता लगाने लगी। उसने रवि का लंच बॉक्स टेबल पर रखते हुए बस इतना ही कहा, कुछ पैसे देते जाना क्योंकि बाजार से सामान लाने जाना है। हाँ ठीक है, कहकर रवि जल्दी जल्दी नाश्ता करने लगा। जब देखो राजधानी एक्सप्रेस पर सवार रहते हैं। उषा मन ही मन बुदबुदाई, सुबह उठाओ तो उठेंगे नहीं, 2 मिनट करके 2 घंटा लगा देंगे और मुझे कहते हैं मैं देर करवा देती हूँ। फिर बोली, अच्छा सुनो, ऑफिस पहुँच एक फ़ोन कर देना। उषा की बात पर रवि को हंसी आ गई। हंस क्यों रहे हो, शुक्र मनाओ कि मैं तुम्हारी इतनी चिंता करती हूँ, वरना औरों की बीवियों को देखो, लेकिन तुमसे तो ज़रा भी यह नहीं होता कि बैठकर बीवी से प्यार की दो बातें ही कर लें। जब देखो झिड़कते रहते हो या काम का रोना रोते रहते हो। उषा की बात पर रवि ने कुछ बोलना चाहा, पर तभी उषा ने कहा, कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं, जाओ अब बाय, और दरवाज़ा लगा लिया। और सोचने लगी कि वह भी समझ रही है कि रवि को किसी बात की चिंता खाए जा रही है। यही कि इस साल अमन का 10वीं कक्षा का बोर्ड एग्ज़ाम है और वह उसे समय नहीं दे पा रहा है। तो मैंने कब उससे इस बात की शिकायत की है, बल्कि मैं तो खुद अमन को पढ़ाती भी हूँ और पूरे घर का भी ख्याल रखती हूँ, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों बात बात पर चिढ़ते रहते हैं। ये कोई भी बात बोलो उल्टा ही जवाब देते हैं। बेकार में अपना बीपी तो बढ़ाते ही हैं, मेरा भी हाई कर देते हैं। वैसे किसी ने सही कहा है कि काम भले मत करो पर काम की चिंता ज़रूर करो। रवि यही तो करते हैं, घर बाहर बाहर का सारा काम करती हूँ मैं और दिखावा करते हैं ये, ऐसा जताते हैं जैसे पूरे संसार का बोझ इन्होंने वही उठाया हुआ है। मुझे तो लगता है कि इस घर में मेरी किसी को पड़ी ही नहीं है। रवि है कि जब देखो काम का ही रोना रोते रहते हैं और मेरी सास को अपनी सोसाइटी की सहेलियों से ही फुर्सत नहीं है। मेरा बेटा अमन तभी मामा करता मेरा पास आता है जब उसे भूख लगती या पैसों की ज़रूरत पड़ती है। रवि सरकारी बैंक में नौकरी करता था। उसकी कमाई इतनी तो है कि वह अपने परिवार का खर्चा चला सके, लेकिन दिन प्रतिदिन बढ़ती महंगाई को लेकर वह चिंतित रहता है कि आगे सब कैसे चलेगा। अगले साल अमन को किसी अच्छी कोचिंग में डालना पड़ेगा तो इतने पैसे कहाँ से आएंगे, इस बात की भी उसे चिंता हो रही है। ऊपर से रवि की माँ की दवा, डॉक्टर पर भी अलग खर्चा होता है हर महीने। इसी कारण से वह खिन्न रहता है और उसका सारी भड़ास उषा पर निकलती है। लेकिन इसमें उषा की क्या गलती है। दिशा मेरी सहेली कई दिनों से मुझे एक 9वीं कक्षा की एक बच्ची को ट्यूशन पढ़ाने को बोल रही है, लेकिन रवि से बिना पूछे मैं हाँ नहीं करना चाहती। चलो ना, आज शाम जब वे ऑफिस से घर आएंगे तो मैं उनसे ट्यूशन पढ़ाने के बारे में बात कर लूँगी। अपने मन में सोच उषा रात के खाने की तैयारी में लग गई। ऑफिस से आने पर उषा ने जब रवि से ट्यूशन पढ़ाने वाली बात कही तो वह यह कहकर बात को टाल गया कि अभी वह बहुत थका हुआ है, सुबह बात करेगा। लेकिन सुबह भी यह बात बोलकर ऑफिस निकल गया कि शाम को बात करेगा। रवि का व्यवहार कभी कभी उषा की समझ से बाहर हो जाता था। कभी तो वो एकदम सुलझा हुआ पति लगता उसे और कभी एकदम खड़ूस, मतलब कह नहीं सकते कि ऊँट कब किस करवट बैठेगा, कब वह किस बात पर उषा पर भड़क जाएगा और कब प्यार से बात करेगा, नहीं पता होता था उषा को। इसलिए वह रवि से संभल कर बात करती। उषा का कहना था कि भले कपड़े लत्ते मत दो, बहुत घुमाने फिराने भी मत लेकर जाओ, लेकिन कम से कम ढंग से तो बात करो मुझसे। लेकिन रवि तो बस अपने मतलब से मतलब रखता है उषा से। उषा भले ही दिन भर में घर में खटती रहे, पर वाहवाही तो रवि की होती, क्योंकि वह काम कमा कर 4 पैसे घर में जो लाता। घर की बढ़ती जिम्मेदारियों के बीच उषा यह भी भूल चुकी थी कि उसकी भी कुछ ज़रूरतें और सपने हैं।
उसे भी अपने लिए थोड़ा वक्त चाहिए। कभी कभी तो आईने में अपना चेहरा देखे उसे कई दिन बीत जाते। सुबह उठते ही अपने बालों को मुट्ठी में लपेट कर एक जूड़ा बनाती और काम में लग जाती। वह तो यह भी भूल चुकी थी कि शादी के पहले वह एक स्वतंत्र युवती हुआ करती थी और अपने फैसले खुद लिया करती थी। उसे तो यह चेतना भी नहीं रही कि घर परिवार की व्यस्तता के बीच उसके जीवन के कई वसंत यूं ही बीत गए। अपनी शादी के इन 16 सालों में याद नहीं उसे कि रवि उसे कहीं घुमाने लेकर गया हो या कोई उसके पसंद का उपहार ही खरीद कर दिया हो। नहीं, वह कोई शिकायत नहीं कर रही, बस बता रही है। वैसे यह बात तो वह भी मानती है कि उसमें गजब की सहनशक्ति है, खास करके शादी के बाद। ज़िंदगी में सामंजस्य बैठाना उसने खूब अच्छी तरह सीख लिया है, क्योंकि यही सुखी गृहस्थ जीवन का मूल मंत्र बताया गया है। शादी के पहले उषा एक हाई स्कूल में टीचर थी, लेकिन शादी के बाद उसे जॉब छोड़नी पड़ी क्योंकि रवि ऐसा चाहता था। रवि का कहना था कि आगे वह जॉब करेगी तो घर कौन संभालेगा, लेकिन आज जब अमन बड़ा हो चुका है तो क्यों वह बच्चों को ट्यूशन नहीं पढ़ा सकती है। लेकिन रवि इसके लिए भी तैयार नहीं है। आखिर चाहता क्या है वह उषा से, समझ ही नहीं आता। बात दरअसल यह है कि मर्द आज भी औरतों को बेड़ियों में बांध कर रखना चाहते हैं। उसे पसंद ही नहीं और उससे आगे बढ़े पुरुष को तो अपने आगे हाथ फैलाए वाली, डांट खाने वाली, उसकी सेवा करने वाली और एक आवाज़ पर तुरंत हाजिर हो जाने वाली पत्नी ज़्यादा अच्छी लगती है। समाज की भी यही सोच है। संस्कारी तो वही औरतें होती हैं जो घर परिवार को ठीक से संभाल सके, न कि वे जो बाहर जाकर नौकरी करती हैं और पराये पुरुषों के साथ हंसती बतियाती हैं। लेकिन असल बात तो यह है कि यह समाज औरतों को चारदीवारी में बंद करके रखना चाहता है। खैर, दिशा बार बार मैसेज कर उषा से रिक्वेस्ट कर रही थी कि वह उसकी बच्ची यानी शिया को ट्यूशन पढ़ा दे तो बड़ी मेहरबानी होगी। दिशा ने बताया था कि उसे कि शिया की मां नहीं है। 2020 में कोरोना में वह चल बसी। फिर शिया के पापा ने दूसरी शादी नहीं की क्योंकि अपनी बेटी को वे सौतेली मां नहीं देना चाहते थे। अब शिया की दादी ही उसकी देखभाल करती हैं। शिया के पापा एक बहुत बड़े सरकारी अफसर हैं, इसलिए उन्हें अपनी बेटी को पढ़ाने का समय नहीं मिल पाता है। शिया का अब अगले साल 10वीं कक्षा का बोर्ड का एग्ज़ाम है और उसके पापा इस बात को लेकर परेशान है कि अगर उसकी पढ़ाई ठीक से नहीं हो पाई तो कहीं फेल ना हो जाए। दरअसल वे अपनी बेटी शिया को बाहर किसी कोचिंग या ट्यूशन क्लासेस में नहीं भेजना चाहते। सोच रहे हैं कि कोई अच्छी महिला टीचर मिल जाए जो उनके घर में ही आकर शिया को पढ़ा जाए तो बहुत अच्छा होगा। इसके लिए वे कितना भी पैसा देने को तैयार हैं। दिशा को सिया के लिए उषा से अच्छी कोई दूसरी टीचर नज़र नहीं आई, इसलिए वह बार बार रिक्वेस्ट कर रही थी वह शिया को पढ़ाए मगर उषा रवि से पूछे बिना हाँ नहीं कहना चाहती थी। उषा ने रवि से जब शिया को पढ़ाने की बात कही और बताया कि उसे उसके घर पर जाकर ही पढ़ाना है तो रवि मान तो गया, लेकिन कहने लगा कि वह देख ले क्योंकि माँ से घर का कोई काम नहीं होगा। अमन वैसे भी अगले महीने बोर्ड एग्ज़ाम है तो उसे किसी काम में उलझाना सही नहीं होगा और उसे तो कहाँ समय मिल पाता है जो वह कुछ सोचे। अरे तुम इन सब बातों की चिंता क्यों करते हो, मैं सब संभाल लूँगी, और वैसे भी 2 घंटे ही तो पढ़ाने हैं उस बच्ची को। उषा ने रवि के मन की उलझन को सुलझाते हुए कहा, मैं सोच रही हूँ दोपहर में ही पढ़ाया करूँगी उसे, क्योंकि दोपहर में वैसे भी सोकर ही बिताती हूँ। तो नहीं सोऊंगी और क्या, ठीक है ना। उषा की बात पर रवि ने अपने दोनों हाथ ऊपर उठाकर कहा, ठीक है, जो तुम्हें ठीक लगे। हाँ तो फिर ठीक है, मैं दिशा को बोल देती हूँ। रवि के पूछने पर कि कितने पैसे दे रहे हैं ट्यूशन पढ़ाने के, उषा बोली, अभी पैसों की बात नहीं की गई है। 15 साल की शिया इतनी प्यारी बच्ची थी कि तुरंत ही उसने उषा का मन मोह लिया। पढ़ने में वैसे तो वह ठीक ठाक ही थी, लेकिन उसका मैथ और अंग्रेजी बहुत कमज़ोर था। इसलिए तो उसके पापा चाहते थे कि कोई मैथ अंग्रेजी का टीचर मिल जाए तो अच्छा रहेगा।
उषा को दुख हुआ जानकर कि उसकी माँ नहीं है। 2020 में कोरोना में जब उसकी माँ गुजर गई तो शिया बहुत उदास रहने लगी थी। इस कारण वह अपनी पढ़ाई भी ध्यान नहीं दे पाई और 1 साल पीछे रह गई, वरना तो वह इसी साल 10वीं कक्षा का बोर्ड का एग्ज़ाम देती। और खैर, अब जो हो चुका उसे वापस तो नहीं लाया जा सकता, लेकिन उषा ने सोच लिया कि वह सिया को अच्छे से पढ़ाएगी ताकि उसका मैथ और अंग्रेजी अच्छी हो जाए। रवि को ऑफिस भेजकर फिर घर के सारे काम निपटा कर उषा सिया को पढ़ाने उसके घर चली जाती। यही रोज़ का नियम बन चुका था। उसे सिया को पढ़ाते 1 महीने से ऊपर हो चुका था। उषा के पास एक स्कूटी थी, उसी से वह सिया को पढ़ाने जाती थी। उधर सिया भी बड़ी बेसब्री से अपनी टीचर उषा का इंतज़ार कर रही होती और जैसे ही उषा को देखती चहक कर कहती, मैम आ गई आप, देखो आपने जो मुझे मैथ्स की वर्कशीट दी थी मैंने सारे बना लिए, सही है कि नहीं, आप चेक कर लो, तब तक मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। नहीं सिया, पानी रहने दो, तुम इधर आकर बैठो। उषा उसे अपने पास बैठाते हुए समझाती कि मैथ को बस ठीक से समझना होता है। देखो, अगर तुमसे सवाल हल नहीं हो रहा हो तो इसे गेम की तरह समझकर सॉल्व करने की कोशिश करो, तब बाकी विषयों की तरह तुम्हें मैथ भी आसान लगने लगेगा। उषा उसे इतने प्यार से समझती कि सिया को अपनी माँ याद आ जाती। वह जब उषा से हिंदी में बात करती तो उषा मुस्कुराते हुए कहती कि अब यही बात वह अंग्रेजी में बोलकर सुनाए। ऐसे धीरे धीरे कर सिया की मैथ और अंग्रेजी में पकड़ अच्छी होने लगी। पहले के मुकाबले अब क्लास में उसके अच्छे नंबर आने लगे। सिया की प्रोग्रेस रिपोर्ट देखकर उसके पापा आनंद काफ़ी खुश हुए और बोले कि अब आगे भी उषा ही उसे पढ़ाया करेगी। सिया की दादी भी अपनी पोती की पढ़ाई और उसे चहकते हुए देखकर बहुत खुश होती। अपनी माँ के चले जाने से सिया काफ़ी उदास रहने लगी थी। पढ़ाई से भी उसका मन उचटने लगा था। हर दम वह चिड़चिड़ी सी रहती, न तो किसी से ठीक से बात करती, न खाती पीती ही थी। लेकिन शुक्र है कि उषा ने एक माँ की तरह आकर उसे संभाल लिया। वह उसे सिर्फ पढ़ाती ही नहीं बल्कि बाहरी ज्ञान भी देती। उषा को इतने अच्छे से पढ़ाते देखकर आनंद को बहुत खुशी होती कि सिया को एक अच्छी ट्यूशन मिल गई। उषा के मना करने के बावजूद आनंद उसके लिए चाय बना लाता और हंसते हुए कहता कि एक बार पीकर देखे, वह चाय बहुत अच्छी बनाता है। और उसकी बात पर उषा हंस पड़ती। उषा जब रवि से सिया की और उसके पापा की बात करती और कहती कि वे बड़े ही अच्छे लोग हैं, तो रवि तुनक कर कहता कि वह सिर्फ सिया को पढ़ाने से मतलब रखे, वे लोग अच्छे हैं बुरे हैं इससे उसे क्या लेना देना। इसी तरह सिया को पढ़ाते हुए उषा को 6 महीने हो गए। सिया चाहती थी कि उषा कल उसे पढ़ाने न आए। कल क्यों नहीं पढ़ना है तुम्हें, कहीं जा रही हो, उषा ने पूछा तो सकुचाते हुए सिया बोली कि नहीं, कहीं जाना तो नहीं है, लेकिन कल उसका जन्मदिन है तो इसलिए नहीं पढ़ना। ओह, तो कल मेरी प्यारी सिया का बर्थडे है। सिया के गाल पर एक प्यारा सा चुंबन देते हुए एक बच्ची की तरह इठलाती हुई उषा बोली, कल मेरा भी जन्मदिन है। क्या सच में मैम? सिया को उछल ही पड़ी कि कल उसकी मैम का भी बर्थडे है। चिल्लाकर वह अपनी दादी और पापा को बुला ली और कहने लगी कि कल उसकी मैम का भी बर्थडे, तो कितना अच्छा है ना। कहने लगी कि क्यों ना उसकी मैम और वह दोनों साथ में अपना बर्थडे सेलिब्रेट करें। उसकी बात पर उसके पापा और दादी दोनों खुश होकर बोले, हाँ यह तो बहुत ही बढ़िया आइडिया है। अरे नहीं, उषा एकदम से बोल पड़ी, सिया तुम अपना बर्थडे पापा दादी के साथ सेलिब्रेट करो, मैं परसों आती हूँ तुम्हें पढ़ाने, ओके ना। बोलकर वह जाने ही लगी कि पीछे से आनंद की आवाज़ ने उसे रोक लिया। वह कहने लगा कि सिया की खुशी की खातिर वह अपना बर्थडे इसके साथ सेलिब्रेट नहीं कर सकती। नहीं, मैं कैसे, मेरा मतलब है कि मुझे घर में काम। उषा को तो समझ ही नहीं आ रहा था कि वह क्या बोले, मगर सिया अपनी मैम का दुपट्टा पकड़कर कहने लगी, प्लीज़ हाँ कर दो। मजबूरन उषा को हाँ कहना पड़ा, क्योंकि वह सिया का दिल नहीं दुखा सकती थी।
उषा यह सोचकर मुस्कुरा उठी कि चलो अच्छा है, उसे रवि से परमिशन नहीं लेनी पड़ेगी पार्टी में जाने के लिए, क्योंकि वह तो 10 दिनों की ट्रेनिंग के लिए गुरुग्राम गया हुआ है। उसकी सास भी अपनी हम उम्र सहेलियों के साथ तीर्थ यात्रा पर गई हुई है और अमन को तो वैसे भी अपनी पढ़ाई और दोस्तों के अलावा किसी बात की से कोई मतलब नहीं रहता, तो वह आराम से पार्टी एंजॉय कर सकेगी। वरना रवि यहाँ तो तुरंत कहता कि क्या ज़रूरत है यह पार्टी वार्टी में जाने की। रवि इतना बोरिंग इंसान है ना कि क्या कहे। खुद तो खुश रहना आता नहीं उसे, दूसरों को भी खुश नहीं देखता। सच कहे तो उषा को अब रवि से ज़्यादा आनंद के साथ बहाने लगा था। उनके साथ टाइम स्पेंड करना उसे पॉजिटिविटी देता था, इसलिए जब कभी वह उसे फिल्म देखने या पिकनिक बगैर पे जाने के लिए आग्रह करता तो वह नहीं बोल पाती और उनके साथ चल पड़ती थी। लेकिन रवि को बस वह इस बारे में कुछ नहीं बताती, क्योंकि बेकार में बखेड़ा खड़ा करता। वैसे भी पति से थोड़ा झूठ बोल देने में कोई हर्ज नहीं है, इससे रिश्ते भी सही रहते हैं और ज़िंदगी के मज़े भी लिए जा सकते हैं। वैसे उषा और आनंद के बीच कोई ऐसी वैसी बात नहीं थी, बस दोनों को एक दूसरे का साथ अच्छा लगता था और कुछ नहीं। मगर रवि कहाँ यह बात समझ पाएगा। वह तो यही कहेगा कि अच्छा तो अब सिया के साथ उसके पापा भी तुम्हें अच्छे लगने लगे, कोई चक्कर वक्कर तो नहीं तुम दोनों के बीच। छी, रवि की सोच भी ना कितनी गंदी है। वैसे सारे मर्द एक जैसे होते हैं, अपनी पत्नी को चाहे वह कितना ही प्यार क्यों ना करते हो, पर पत्नी के मुंह से किसी गैर मर्द की तारीफ सुन ही नहीं सकते कभी। ईर्ष्या जो होने लगती है उन्हें, लेकिन खुद गैर औरतों के साथ ठहाके लगा सकते हैं, उनसे देर रात तक बात कर सकते हैं, क्योंकि वे मर्द जो ठहरे उनके लिए सब जायज़ है। अभी पिछले महीने जब आशा का फ़ोन पानी में गिर गया, तो जब वह उसे दुकानदार के पास रिपेयर कराने लेकर गई तो दुकानदार कहने लगा कि पानी में गिर जाने के चलते फ़ोन पूरी तरह से डैमेज हो चुका है। अब इतनी जल्दी नया फ़ोन कहाँ से लाती वह, और फ़ोन के बिना काम भी नहीं चल सकता है, इसलिए घर में जो पुराना बटन वाला फ़ोन पड़ा था उसे ही यूज़ करने लगी। जब शिया को फ़ोन पानी में गिर जाने वाली बात पता चली तो वह तुरंत अपने पापा से कहकर उषा के लिए नया फ़ोन खरीदवा लाई। मगर वह उनसे इतना महंगा फ़ोन कैसे ले सकती थी। मगर फिर वह वही शिया की जिद के आगे वह हार गई। लेकिन कैसे कैसे उसे अपना फ़ोन रवि से छिपा कर रखना पड़ा वही जानती है। फिर बाद में तो यही कहा उसने कि अपने ट्यूशन के पैसे से उसने यह फ़ोन ख़रीदा है। आनंद जब ऑफिशियल टूर पर विदेश जाता तब वह सबके साथ साथ उषा के लिए कुछ न कुछ वहाँ से उपहार लेकर आता था, लेकिन उषा के लिए वह उपहार मुसीबत बन जाता था, क्योंकि रवि से उसे छिपा कर जो रखना पड़ता था। नहीं तो वह तुरंत समझ जाता कि यह आनंद ने उसे दिया है और फिर उसका ट्यूशन पढ़ाना बंद करा देता। शुरू में तो उषा को ऐसा सब करते गिल्टी महसूस होती थी, लेकिन अब नहीं होती। रवि जब उसे उपहार के बारे में पूछता तो वह ठसक के कह देती है अपने पैसे से खरीदा है। वैसे रवि भी उससे कौन सा सब सच ही बोलता है, और इंसान की अपनी भी कोई पर्सनल लाइफ होती है कि नहीं। शादी के इतने सालों में उषा को याद नहीं कि कभी उसने अपनी पत्नी को कोई ढंग की चीज़ दिलाई हो या कभी उसने उषा का जन्मदिन मनाया हो। उपहार बगैर तो दूर की बात, रवि ने कभी उसे एक बार हैप्पी बर्थडे भी विश नहीं किया होगा, लेकिन मजाक में इतना ज़रूर कह देता है कि तुम्हारा असली वाला जन्मदिन है या यह भी नकली है, और ज़ोर से ठहाका लगा कर हंस देता। तो उषा को बहुत बुरा लगता। क्या वह कभी उनसे ऐसा बोली, बल्कि उसके बर्थडे पर बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती आई है। शिया का बर्थडे शहर के बहुत बड़े होटल में रखा गया था। वैसे आनंद ने रवि को भी बर्थडे पार्टी में इनवाइट किया था, लेकिन वह तो ट्रेनिंग के लिए गुरुग्राम गया हुआ था। लेकिन उषा को समझ में नहीं आ रहा था कि वह शिया को क्या गिफ्ट दे। अब कपड़े देना सही नहीं होगा, क्योंकि वह ब्रांडेड कपड़े पहनती हो और वह उतने महंगे कपड़े उससे नहीं दे सकती। फिर क्या गिफ्ट दे समझ में नहीं आ रहा था उसे। फिर लगा क्यों ना उसे एक बड़ा सा टेडी गिफ्ट कर दे। वैसे भी टेडी बियर बहुत पसंद है, सो एक बड़ा सा पिंक टेडी बियर जो 2500 तक में आया उषा ने शिया के लिए पैक करवा लिया। चूँकि पार्टी रात में थी तो आनंद बोला कि वह खुद उषा को लेने आएगा। वैसे भी उसे इतनी रात को स्कूटी से आते डर लगता तो ठीक है, उषा ने सोचा। लेकिन आनंद गाड़ी को होटल में न ले जाकर एक मॉल में के सामने रोक दी और उसे अंदर चलने का इशारा किया। उषा उसके पीछे पीछे मॉल की तरफ बढ़ गई, लेकिन दिमाग सोच रहा था कि आनंद
आनंद उसे यहाँ मॉल में लेकर क्यों आया है। हो सकता है शिया के लिए कोई सरप्राइज़ गिफ्ट खरीदना हो, उषा ने सोचा। लेकिन आनंद उसे बीवी के शोरूम में ले गया और उसके लिए एक बहुत ही सुंदर और काफ़ी एक्सपेंसिव ड्रेस पसंद कर बोला कि वह ट्रायल। लेकिन आनंद जी, यह मैं कैसे नहीं, मुझे यह नहीं, उषा बोल ही रही थी कि आनंद ने आंखों के इशारे से कहा कि सब देख रहे हैं, सो प्लीज़। और वह ट्रायल रूम की तरफ बढ़ गई। जब बाहर निकली तो येलो कलर के उस सूट में आनंद उसे अब पलक निहारता रह गया। रास्ते पर वह इसी ऊहापोह में रही कि यह गलत है, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। एक गैर पुरुष से इतना महंगा गिफ्ट नहीं ले सकती वह। हाँ, माना कि आनंद का साथ उसे कुछ घंटों के लिए राहत और आराम का माहौल देता है, मगर यह सब ठीक नहीं है। और रवि से क्या कहेगी जब वह इस सूट के बारे में पूछेगा, तब ऐसे कोई सवाल उसे परेशान करने लगे। लेकिन उषा का दिल बोला कि इसमें गलत क्या है, और उपहार तो कोई भी किसी को दे सकता है, इसमें महंगा और सस्ता क्या। वह भी तो शिया के लिए टेडी बियर लेकर आई है कि नहीं। परंतु उषा अपने दिल की बात भी नकार रही थी। उषा की मनोस्थिति पढ़ते हुए आनंद कहने लगा, यह शिया की जीत थी कि मैं आपको मॉल ले जाकर एक बढ़िया सा सूट खरीदवाऊँ। उसने यह भी कहा था कि आपके गोरे रंग पर पीला सूट बहुत अच्छा लगेगा। वैसे शिया सही बोल रही थी, पीला रंग आप पर बहुत सूट करता है। बोलकर आनंद ने एक भरपूर नज़रों से जब उषा को देखा तो वह शर्मा गई और खिड़की से बाहर झांकने लगी। शिया के साथ उषा ने भी केक काटा। वह भी जीवन में पहली बार पार्टी में खूब मस्ती और गाना डांस हुआ। रात के करीब 12 बजे पार्टी खत्म हुई। शिया अब इतनी थक चुकी थी कि वह गाड़ी में ही सो गई। लेकिन उषा अब अपने घर जाना चाहती थी। लेकिन शिया ने उसका हाथ इतनी ज़ोर से पकड़ा हुआ था कि उषा को छुड़ाते नहीं बन रहा था। आनंद कहने लगा कि वैसे भी रात के 2 बज चुके हैं तो वह सुबह उषा को उसके घर छोड़ देगा। उषा शिया के पास ही लेट गई, लेकिन उसे नींद ही नहीं आ रही थी। मन में एक डर लग रहा था कि कहीं वह कुछ गलत तो नहीं कर रही, रवि से झूठ बोलकर कुछ गलत तो नहीं कर रही। उसकी आंखें खुली देख कर आनंद 2 कप कॉफ़ी बना कर ले आया और हंसते हुए बोला कि उसे भी नींद नहीं आ रही है, तो क्यों ना दोनों साथ में कॉफ़ी पीते हुए गप्पे मारें। आनंद को अपने इतने बड़े ओहदे का ज़रा भी घमंड नहीं था। उसे देखकर कोई कह नहीं सकता था कि उसके अंडर में हज़ारों आदमी काम करते हैं और वह अपने ऑफिस में बॉस है। क्या हुआ, कॉफ़ी अच्छी नहीं बनी? उषा को अनमना सा कॉफ़ी सिप करते हुए देख आनंद बोला, नहीं, कॉफ़ी तो बहुत अच्छी बनी है, लेकिन मैं कॉफ़ी पीती नहीं। अरे तो मैं आपके लिए चाय बना लाता हूँ ना। बोलकर आनंद उठने ही लगा कि उषा ने उसका हाथ पकड़ लिया कि नहीं, रहने दीजिए। आनंद बताने लगा कि अपनी पत्नी के लिए सुबह की चाय वही बनाया करता था। आनंद की आंखों में अपनी पत्नी के लिए इतना प्यार देखकर उषा सोचने लगी कि एक आनंद है जो आज भी अपनी पत्नी से इतना प्यार करते हैं, और एक रवि है जिसे उसकी कोई फिक्र ही नहीं है। उनकी पत्नी के बारे में पूछने पर भावुक होते हुए आनंद कहने लगा कि वह अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था, लेकिन पता नहीं क्यों वह उसे छोड़कर चली गई। लेकिन अब वह अपनी पत्नी की यादों के सहारे जीने की कोशिश कर रहा है। उषा भी अपने बारे में आनंद को बताने लगी तो अनायास ही उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसकी आंखों में आंसू देख जब आनंद ने प्यार से उसका हाथ सहलाया तो वह उसके सीने से लग कर फपक पड़ी। उस एक पल में दोनों के बीच की सारी दूरियां मिट गईं और जो नहीं होना चाहिए वह सब हो गया उनके बीच। सुबह आनंद ने उषा को उसके घर ड्रॉप कर दिया, लेकिन पूरा रास्ते उनके बीच कोई बात नहीं हुई। शिया को गले में टॉन्सिल का दर्द उठ गया था, इसलिए उषा उसे 2 दिन पढ़ाने नहीं गई। पर उस रात वाली बात उसके जहन से निकल ही नहीं पा रही थी। बार बार मन में यही ख्याल आ रहा था कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। मन में एक अजीब सी बेचैनी हो रही थी कि वह रवि के साथ धोखा कर रही है। यह गलत है, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। तीसरे दिन सुबह सुबह ही आनंद ने फ़ोन करके उषा को बताया कि शिया को बहुत तेज़ बुखार है। सुनकर वह जितनी जल्दी हो सके स्कूटी से उनके घर पहुंच गई। डॉक्टर ने बताया कि शिया को वायरल फीवर हुआ है। शिया की दादी अपने बड़े बेटे के पास इंदौर गई हुई थी, वरना उषा को उसके पास रुकने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। डॉक्टर के बताए अनुसार वह शिया को समय समय पर दवाई जूस वगैरह दे रही थी और थोड़े थोड़े वक्त पर उसका बुखार भी चेक कर रही थी। उषा को यूँ चुप देखकर आनंद कहने लगा कि उस रात जो कुछ भी हुआ उनके बीच में, उसमें गलती किसी की भी नहीं थी, बस हो गया और वे उसे रोक नहीं पाए। इसलिए उषा को
खुद में गिल्ट महसूस न करे। आनंद ने जिस अपनेपन से उषा का कंधा थपथपाया वह अंदर तक सिहर उठी और उससे लिपट गई। आज फिर दोनों सारी सीमाएं तोड़कर उसी रौ में बहते चले गए और फिर ऐसा बार बार होने लगा। उषा अपने मन में यह सोचकर मुस्कुरा उठी कि आनंद का साथ है तो अब उसे कोई गम नहीं है। शिया का बुखार अब उतरने लगा था मगर सर्दी खांसी अब भी उसे जकड़े हुए थी। शिया के 9वीं कक्षा के पेपर अच्छे गए थे। अब उषा को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या बहाना बनाकर आनंद से मिलने जाए, क्योंकि रवि तुरंत कहेगा कि शिया का एग्ज़ाम तो ख़त्म हो गया है ना, फिर क्यों जा रही हो। वैसे रवि जब जिस से जहाँ मिलने जाना होता है मिलता ही है, लेकिन उषा पे ही आंखें गड़ाए रहता है कि वह कहाँ और क्यों जाती है। रवि जब देर रात ऑफिस से घर आता है तो क्या उषा उससे सवाल करती है, उसने इतनी देर कहाँ लगा दी और उसके साथ कौन थी, तो फिर उससे ही इतने सवाल जवाब क्यों। उस दिन अलमारी में वही सूट देखकर जो आनंद ने उसे उसके जन्मदिन पर गिफ्ट किया था, रवि ने चौंक कर पूछा कि यह किसकी ड्रेस है, तो उषा को झूठ बोलना पड़ा कि यह दिशा की ड्रेस है। उसने ड्राई वॉश के लिए ही दी थी लेकिन गलती से उसके पास आ गई। ऐसी कितनी ही बातें हैं जो उसे रवि से छिपानी पड़ती है। अनेक विचारों से जूझने के बाद आखिरकार उषा ने सोच लिया कि वह आनंद से मिलती रहेगी। हम मानती है कि जो वह कर रही है वह एक शादीशुदा औरत को शोभा नहीं देता है, लेकिन क्या यही सब एक शादीशुदा पुरुष को शोभा देता है? और क्या सही गलत का सारा ठेका औरतों ने ही ले रखा है? मर्द छुट्टे सांड की तरह जहाँ जिसके साथ मन आए जा सकता है। और नहीं, अगर वह रवि की पर्सनल लाइफ में दखल नहीं देती तो उसका भी कोई हक नहीं बनता उससे कोई सवाल करने का। आखिर एक औरत ही क्यों, कभी माँ बाप की इज्जत की खातिर तो कभी पति बच्चों के लिए एडजस्ट करती रहे। क्या एक औरत को खुद के लिए खुश रहने का हक नहीं है? और क्या फ़र्क पड़ता है कि वह खुशी उससे किससे मिल रही है? अपने मन में सोच आशा ने आनंद को फ़ोन किया कि वह उनसे मिलने आ रही है। धन्यवाद।